गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। तो ये हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं यार, दो कंपोनेंट, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। हाँ। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सोलवेंट। हाँ। अब जो सॉल्यूट होता है यार वो होता है मोर अमाउंट एंड इट्स फेज इज सेम एज सॉल्यूशन। मतलब ध्यान देना है कि सोलवेंट ज्यादा होगा और इसका फेज जो है वो सॉल्यूशन के फेज के जैसा होगा। मतलब अगर सोलवेंट लिक्विड तो सॉल्यूशन लिक्विड, अगर सोलवेंट गैस तो सॉल्यूशन भी गैस। हाँ, जो सोलवेंट का फेज होगा वही सॉल्यूशन का फेज होगा। ठीक है, तो मोर अमाउंट में होता है और इसका फेज इज सेम एज सॉल्यूशन। फेज मतलब स्टेट, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब अगर हमारे पास मान लीजिए सॉलिड है, वन सॉलिड हमारा कितना, वन सॉलिड वन सोलवेंट, दोनों वन है। हाँ, अगर एक सॉलिड और एक सोलवेंट है मतलब दो कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट होगा, टू कंपोनेंट। अगर टू कंपोनेंट हो जाएंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब दो। कोई पूछेगा व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन कंटेनिंग वन सॉल्यूट एंड वन सोलवेंट। ठीक है, अब पता चला सॉल्यूट अगर टू हो गया, टू सॉल्यूट हो गया, सोलवेंट हमेशा वन होता है। किसी भी सॉल्यूशन में सोलवेंट इज ऑलवेज वन। अगर मान लीजिए ये तीन कंपोनेंट है तो सॉल्यूट दो होगा, अगर चार कंपोनेंट है तो सॉल्यूट तीन होगा। अब यहाँ कितने कंपोनेंट हो गए, तीन, थ्री कंपोनेंट हो गए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं टर्नरी बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी इस तरह से हमारा होता है। और किसी भी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा हो और जिसका फेज मैच करे। ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन के बारे में बेसिक आइडिया था। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का हो, चाहे इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, तो अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये बेसिकली बताता है रिलेटिव अमाउंट। ये आपको क्या बताता है, रिलेटिव अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। बेसिकली यही बताता है कि कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ना। तो इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। भाई कोई भी सॉल्यूशन को ज्यादा मजबूत हम तब कहेंगे जो उसमें सॉल्यूट ज्यादा रहेगा, है ना। गिवन सॉल्यूशन अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रेंथ उसका है। तो रिलेटिव अमाउंट के बारे में बात करता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं यूनिट टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यूनिट है ना, जो फेमस यूनिट है
उसको हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हम लोग का होता है परसेंटेज वेट बाय, परसेंटेज वेट बाय वेट पूरा लिख देता हूं मैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे दिखाते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसे दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता, होता पूरा ये परसेंटेज वेट बाय वेट है। अब ये जो परसेंटेज वेट बाय वेट है ये यूनिट है क्या मेजर करने का, कंसंट्रेशन मेजर करने का। और ये होता क्या है, अमाउंट या वेट को, अमाउंट मत कहो वेट को, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट और बटे में वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है। ये परसेंटेज वेट बाय वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये जो यूनिट है आप मुझे बताइए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर में भी वेट है और नीचे में भी वेट है। और ग्राम टेम्परेचर वहां से 1 ग्राम 2 ग्राम तो होता नहीं है ना, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना आपको ना, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसको ऐसे दिखाते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऐसे लिखते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये हमारा क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट और बटे में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप यूज तो कैसे भी कर सकते हैं कोई भी यूनिट में, लेकिन इन जनरल जो हम वेट के लिए यूनिट करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे वो ग्राम यूज करते हैं, और वॉल्यूम के लिए जो यूनिट को यूज करते हैं ml यूज करते हैं इनटू 100। ये जनरली है, जनरली आप कोई और यूनिट भी यूज कर सकते हैं, बट इन जनरल वेट बाय वॉल्यूम को हम वेट ग्राम में लिखते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में लेते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है। तीसरा हमारा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ये, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इतना देर से बताता जा रहा हूं। ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है 100 है, 1000% लीजिएगा, अच्छे से लिख देता हूं, 100 इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा होता है। अब देखो इन दोनों में, यहाँ पे भी वॉल्यूम का यूज है, यहाँ पे भी वॉल्यूम का यूज है। आपको पता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंशन होता पड़ेगा। तो ये दोनों जो यूनिट है हमारे, ये दोनों है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं यार, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट लिखा है ना, डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये 3 हमने पढ़ लिया, इस पे हम लोग छोटा सा सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक छोटा सा सवाल हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 20 ग्राम ऑफ CaCO3 is added to 180 gram of H2O. 20 gram of CaCO3 is added to 180 gram of H2O. Find percentage weight by weight. Find percentage weight by weight. ये क्वेश्चन मार्क है, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ये आपको बताना है बच्चा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। जो परसेंटेज वेट बाय वेट होता है हम लोगों का, वो सबको पता है क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट और बटे में वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बटे में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। होता है कि नहीं होता है? देखो सॉल्यूट कितना ग्राम है, 20 ग्राम है कि नहीं। अब सॉल्यूशन जरा बात करो, ये सॉल्यूट है और ये सोलवेंट है।
दिस इज सोलवेंट एंड दिस इज सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन की बात कर लो थोड़ा। सॉल्यूशन दोनों को जोड़ के होता है ना यार, सोलवेंट प्लस सॉल्यूट, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 20 प्लस 180 बराबर 200। ठीक है बच्चा? तो यहां हम 200 लिखेंगे इनटू 100। खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? सॉल्व कर रहे हैं ना 10%। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी तरह का छोटा मोटा सवाल आता है, और जब छोटा मोटा सवाल आएगा तो इसी हिसाब से उसको हम लोग क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। ठीक है ना बच्चे? अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूनिट, जो हम लोगों का है मोलारिटी। आवर नेक्स्ट यूनिट इज मोलारिटी। मोलारिटी चौथा यूनिट में पढ़ा रहा हूं, मोलारिटी। मोलारिटी इसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल एम से इसको दिखाया जाता है। और मोलारिटी होता क्या हमारा? ये हमारा कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं? ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, और साथ में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होता है? लीटर में होता है। ये मोलारिटी का यूनिट होता है। मोलारिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर कोई यूनिट रहेगा तो यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? मोल पर लीटर। अब अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, तो फिर यहाँ वॉल्यूम है ना, जब भी वॉल्यूम रहेगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, तो ये टेम्परेचर पे क्या करेगा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? टेम्परेचर चेंज करेगा तो वॉल्यूम अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चा? ये हमारा मोलारिटी होता है। एक सिंपल सवाल इस पे भी मैं कर लेता हूँ, इस पे ज्यादा तो क्वेश्चन में दे रहा हूं if 20 ग्राम of CaCO3 is taken to form 500 ml solution, find इस तरह से। और मैं कर रहा हूं मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क है। तो कभी भी अगर आपको कैपिटल एम दिख गया तो आपको मोलारिटी निकालना है। तो कैपिटल एम बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें लीटर में। तो चलिए मोल हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये वेट हो जाएगा और बटे मोलर मास, वेट बटे मोलर मास। CaCO3 का ये मोलर मास है 100 क्या? CaCO3 का मोलर मास आपको निकालने आता होगा। ठीक है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लीजिए, ये ml में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 0.5 लीटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 500 ml बराबर 0.5 लीटर होगा, तो यहाँ 0.5 कर दूंगा, हटा दो इसको, ये 0.4 आ जाएगा। यूनिट क्या होता है मैं बता चुका हूं, मोल पर लीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरह से छोटा मोटा सवाल आता है। एक और सवाल इससे हम करा दे रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि मोलारिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक और सवाल हम इससे करा दे रहे हैं। चलिए एक और सवाल मैं इस पे करा देता हूं। मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूं, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं। लिख रहा हूं 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज वॉल्यूम 1.5 लीटर, फाइंड वेट ऑफ ग्लूकोज। वेट ऑफ ग्लूकोज निकालना है।
2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का वजन कितना दिया है 1.5 लीटर, फाइंड वेट ऑफ ग्लूकोज। तो कैसे सोल्व करेंगे सॉल्यूशन में आप, तो मोलारिटी बराबर क्या लिखे हो, मोल बटे वॉल्यूम, है कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज दैट मोल बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम होगा, नहीं होगा, ऐसे इसको इधर ले आओगे तो वॉल्यूम। मोलारिटी देखो कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोलारिटी ऑलरेडी बता चुका हूं, तो दिया कितना है 2, वॉल्यूम क्या दिया है 1.5 और लीटर में दिया है, तो कोई चक्कर नहीं है, तो बराबर 3 मोल हो गया। ये मोल 3 आ गया नहीं आ गया। अब तुमको पता है कि मोल बराबर क्या होता है वेट, और बटे में मोलर मास ग्लूकोज का कितना होगा 180। ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं ना आप लोग, C6H12O6, वहां से आप मोलर मास निकाले तो कितना आ जाएगा 180। तो वेट कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा 3 × 180 बराबर 540 ग्राम लिखेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस तरह से छोटा मोटा सवाल आएगा। हाँ? और इसको और ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है अल्लाह दिखाओ आप लोगों को, तो यहां से हम ऐसे कर देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट जो हम लोग का वेट आ जाएगा 3 × 180 बराबर 540 ग्राम। ये इसी से ये निकाला है 540 ग्राम। अब तो सारे बच्चों को दिख रहा है, ये 540 लिखा है, 540 ठीक है। इस तरह से छोटा मोटा सवाल आएगा और आएगा, तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है। अब हम लोग अगला यूनिट को पढ़ रहे हैं, मोलारिटी खत्म हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट यूनिट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मोलारिटी। उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोलारिटी। तो जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोगों का मोलारिटी, 5वां मोलारिटी दैट इज स्मॉल एम। और ये इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और ये हमारा होता है क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, और बटे में ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है। नीचे में क्या होता है मैं लिख रहा हूं, ये होता है वेट ऑफ सोलवेंट केजी में। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होता है, केजी में होता है। ध्यान दीजिएगा, मोलारिटी क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होता है, केजी में। तो अगर इसका कोई यूनिट की बात करेगा यूनिट, तो यूनिट आप क्या कर देंगे, मोल पर केजी। मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल पर केजी यूनिट हो गया। अब बताइए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट। क्यों नहीं डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जवाब मुझे बताइए। मोल को टेम्परेचर से मतलब नहीं है, वेट को भी टेम्परेचर से मतलब नहीं है। वेट को टेम्परेचर से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, वॉल्यूम रखता था ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज होता, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन भी मोलारिटी में भी करा देता हूं, थोड़ा अच्छा सवाल है, आराम से कीजिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 1 मोलर 1 m, स्मॉल m का मतलब मोलारिटी होता है। तो 1 m सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 हैज वेट 1.1 kg 1.1 kg। फाइन, 1 मोलर सॉल्यूशन है CaCO3 का जिसका वजन है 1.1 kg। फाइन weight of CaCO3 in the solution। एक क्वेश्चन मार्क है, आपके पास 1 मोलर CaCO3 का सॉल्यूशन का वजन 1.1 kg है, और आपसे मैं वेट ऑफ CaCO3 का जानना चाह रहा हूं। तो पहले मुझे बताइए सॉल्यूशन आपको कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया कितना बताइए, 1.1 kg। इसको ग्राम में चेंज करोगे तो इतना ग्राम दिया है कि नहीं दिया बोलो। लेकिन मोलारिटी में देखो, ऊपर में क्या होता है सॉल्यूट, और नीचे में क्या होता है सॉल्वेंट, और यहाँ दिया है सॉल्यूशन, तो काम तो चलेगा नहीं। अच्छा, सॉल्यूट आपको बताना है, वेट ऑफ
सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट, यहां सॉल्यूट है कौन, CaCO3। वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करो, आपको पता है क्या, कोई तो निकालना, नहीं पता तो हम मान लेते हैं x ग्राम, हमने लेट किया है, लेट x ग्राम, एज्यूम। तो जल्दी मुझे बताइए वेट ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा, सोलवेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमें पता है, सॉल्यूट हमें मान लिया x ग्राम, तो सोलवेंट कितना हो जाएगा बताइए, x ग्राम होगा ना बच्चा। अरे सॉल्यूशन बराबर सॉलिड प्लस सोलवेंट होता है, इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन अगर 1100 ग्राम है, उसमें सॉल्यूट अगर x ग्राम है तो सोलवेंट ही ना आएगा ना। अब हम लोग चलते हैं मोलालिटी पे। मोलालिटी हमको पता है कि मोल ऑफ सॉलिड बटे वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी होता है। तो चलो मोलालिटी दिया कितना है, 1 देखो, मोलालिटी 1 दिया हुआ है। मोल ऑफ सॉलिड का वजन कितना है, x ग्राम, तो मोल कैसे निकालोगे, तो x/100, ये मोल है, ये मोल है। वेट बटे मोलर मास, वेट बटे मोलर मास। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बताओ, देखिए ये तो ग्राम में है ना, तुम्हें किस में चाहिए होता है, केजी में, तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब ये वेट केजी में आएगा, ये ग्राम में वेट था, अब ये वेट केजी में आ गया। अब तुम इसको सोल्व नहीं कर लोगे तो 1 बराबर क्या लिख सकते हो, x बाई ये, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा और साथ में 1100 माइनस x, तो ऐसे ऐसे घटा लो। तो यहां से सीधे सीधे 1100 माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, 10x। दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 100 ग्राम। हो गया कि नहीं हो गया, खत्म। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 100 ग्राम लिखे हैं यार, ग्राम 100 ग्राम, खत्म हो गया, मोलालिटी भी खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अगला यूनिट हम लोग चलते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगला, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये नेक्स्ट यूनिट हम लोग का 5वां, 6ठा। इसको हम लोग ऐसे लिखा जिसको काई पढ़ा जाता है, काई, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को टेढ़ा x से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग काई पढ़ते हैं। ये जो अगर हम x सॉल्यूट की बात करेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा होता क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट बटे मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सोलवेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सोलवेंट, या सीधे सीधे इसको क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन भी कर सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूशन भी कर सकते हो। जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की बात करोगे तो हमारा होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बटे मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सोलवेंट, या मोल ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह से तुम यहां सोलवेंट का भी डिफाइन कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का भी डिफाइन कर सकते हो। ये हमारा क्या होता है, मोल ऑफ, ऊपर में सोलवेंट हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से ये हो जाता है। ठीक है बच्चा, यही हमारा होता है। अब ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आप याद रखेंगे, जहां पे वॉल्यूम रहेगा वही टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी सब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मैं एक छोटा सा सवाल इस पे करा देता हूं, है ना, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, आराम से आप लोग करना। 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 36 gram of H2O. Find X glucose. Find X glucose. X मतलब काई ग्लूकोज, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपको बताना है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है और 36 ग्राम ऑफ क्या है, H2O। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सॉल्यूट कम भी है और ये हमारा ज्यादा है, तो ये सोलवेंट। पानी, ग्लूकोज में पानी को घोलेंगे तो कौन सॉलिड है कौन सॉल्वेंट आपको पता है। अब पहले आप मोल निकाल लीजिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में मोल की जरूरत पड़ती है, तो जल्दी से मोल निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगर हम मोल निकालते हैं, मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6,
यहां से आप मोलर मास निकालेंगे तो 180 आएगा, कटा लेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1। ये हमारा क्या है बताइए, दिस इज हमारा आ गया मोल ऑफ ग्लूकोज। अब थोड़ा इसका मोल निकाल लेते हैं वाटर का, मोल ऑफ H2O भी निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 36/18 बराबर वाटर का आपको पता है ना मोलर मास, 18 क्या है मोलर मास ऑफ वाटर, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 18। अब चलिए हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में किसका मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ ग्लूकोज, तो 0.1। नीचे में किसका मोल, सॉल्यूट प्लस सोलवेंट, तो सॉल्यूट कितना 0.1 और सोलवेंट कितना 2, ये मिला के हो जाएगा 1/21। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरह से छोटा मोटा सवाल आएगा और आएगा तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब आखिरी यूनिट पे हम लोग चल रहे हैं, आखिरी यूनिट पे चल रहे हैं पीपीएम। जो आखिरी यूनिट हम लोग का है दैट इज पीपीएम, दैट इज पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, 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 पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज कॉल्ड एज पीपीएम, पीपीएम कंसंट्रेशन। और ये जो पीपीएम कंसंट्रेशन का जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वहां सॉल्यूट बहुत कम रहेगा और सोलवेंट बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्यूट बहुत कम और सोलवेंट बहुत ज्यादा। तो पीपीएम कंसंट्रेशन होता क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये अमाउंट को, वेट मत को है, तुम मोल में भी ले सकते हो, जैसे मन करे वैसे ले सकते हो, अमाउंट, अमाउंट को, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solution into 10 की पावर 6। हमारा होता क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं 10 ग्राम ऑफ CaCO3 present in 100 kg of H2O, find ppm, find ppm concentration, find ppm concentration। तो मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं, सॉल्यूशन, आपको ppm कंसंट्रेशन बताना है। तो चलिए हम ppm लिखने जा रहे हैं। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सॉल्यूट, तो 10 अमाउंट कितना हो गया 10। अब इतना केजी है, पहला ग्राम है तो इसको भी आप ग्राम में ले लीजिए, ये नहीं कि 1 ग्राम 1 केजी में, इसको भी आप ग्राम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको 1000 तो 1000 लिखा 1000, 0 0 0 3 0 1000, इससे हमने इसको गुना कर दिया। तो ये सॉल्यूट, ये हो जाएगा हमारा सोलवेंट और प्लस सॉल्यूट, ये जोड़ेंगे तब ये सॉल्यूशन आएगा, तब जाएगा सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। बट मुझे बताओ कि 10 लाख में 10 जोड़ोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। टॉप में हो जाएगा इतना और यहाँ 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6। देखो 1 लाख प्लस 10 बराबर मैंने 1 लाख का मान लिया, क्योंकि 1 लाख में 10 जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप घटा लीजिए। तो दिस इज लगभग 100 ppm, यही आएगा। इसी हिसाब से हम करते हैं, ठीक है, यही हमारा तरीका होता है। तो सारे कंसंट्रेशन यूनिट हमने क्या किए हैं, कवर अप कर लिया। ठीक है बच्चे, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है ना, सारे कंसंट्रेशन यूनिट हमने कवर अप कर लिए, क्या क्या होता है। अब मैं आपको बता देता हूं एक आध सवाल इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन पे 2 सवाल मैं छोटे छोटे आपको करा देता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट, इंटर conversion of
कंसंट्रेशन यूनिट। इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट का मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो और उसको से आप एक यूनिट दिया हो उससे आप दूसरा यूनिट चेंज करना, आप मोलारिटी निकाल रहे हैं, मोलारिटी निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाल रहे हैं, यही इंटर कन्वर्जन होता है। एक से दूसरा निकालना या इससे ये निकालना, मोलालिटी से मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना। और इस पे बड़े सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, कभी भी इंटर कन्वर्जन का अगर सवाल आया, कभी भी आया, तो हम लोग कोशिश करेंगे इन 5 पैरामीटर्स को निकालने का, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे किसको निकालने का, वेट ऑफ सॉल्यूशन, फिर हम लोग कोशिश करेंगे वेट ऑफ solvent, then weight of solute, then volume of solution, then mole of solute, mole of solute। इन पांचों का हम निकालने का कोशिश करेंगे। अगर ये 5 हमने निकाल लिया तो फटाफट हमारा सवाल बन जाएगा। और हमको एक रिलेशनशिप ध्यान ही रखना, आप जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। ये डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो हम लोग को ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन हम इन सबको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये पांचों हमने निकाल लिया, और ऐसा नहीं पांचों को निकालने वाला भार पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे फट से पांचों आ जाएगा, जहां आए फटाफट सब निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं करके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 10% वेट बाय वेट CaCO3 सॉल्यूशन, 10% weight by weight CaCO3 solution, density solution 1.1 gram per ml, find molarity capital M, then small m, then percentage weight by volume। तो आपको ये तीनों निकालना है। 10% वेट बाय वेट CaCO3 सॉल्यूशन आपको दिया गया है ना, और साथ में उसकी डेंसिटी भी आपको दी गई है। कितनी दी गई है, 1.1 ग्राम पर ml दिया गया है। आपको ये सब निकालना है, ठीक है। तो पहले आप बताइए कि 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा। तो कभी भी परसेंटेज, तो 10% का मतलब होता है 100 में 10, तो 10% वेट बाय वेट का मतलब हो गया 10 ग्राम CaCO3 कितने में, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ अगर 10 ग्राम CaCO3 को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दोगे तो 10% आएगा कि नहीं आएगा, वो 10 बाई 100 इंटू 100 करो फटाक से आ जाएगा वो। तो ये 10% वेट बाई वेट का मतलब ही हुआ, ये CaCO3 है का मतलब ही हुआ 10 ग्राम CaCO3 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो देखो फटाक से वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, जल्दी देखो यहाँ 10, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 आया, सॉल्यूशन कितना आ गया 100। सोलवेंट बता दो जरा 90 ग्राम, या इसको हम कर सकते हैं 0.09 kg। बोलो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो 90 ग्राम को चाहे 0.09 kg का। अब जल्दी से वॉल्यूम थोड़ा निकाल लिया जाए। तो वॉल्यूम क्या होता है, वेट बटे मास बटे डेंसिटी करोगे तो वॉल्यूम आएगा ना, हटा लो तो ये लगभग 91 ml या 0.091 लीटर हो गया। नहीं हो गया, वो सब एक लाइन में निकल रहा है फटाफट, तो उसने मतलब लिखा फटाफट निकल गया। अब मोल ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, तो वेट बटे मोलर मास हमने किया 0.1 आ गया। आया कि नहीं आया, 10 ग्राम CaCO3 है, इसका मोलर मास 100 होता है, निकालेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अब देखो हमने पांचों निकाल लिया, ऐसा नहीं कि पांचों निकालने बहुत टाइम लग रहा है, पांचों निकाल लोगे कोई भी सवाल बन जाता है फटाफट। और फटाक से मोलारिटी क्या होता है, मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल पता, वॉल्यूम भी पता, 0.091 खत्म, एक विकेट नाम। अब मोलारिटी क्या होता है, ये होता है मोल ऑफ सॉलिड, इसको ऐसे निकालता हूं, मोल ऑफ सॉलिड बटे में खाली याद होना चाहिए वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। सोलवेंट कितना है बताओ, 0.09 केजी में, 2 विकेट डाउन। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम।
बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 91 ml इनटू खत्म। तो जहां आपने इन पांचों को निकाला बस पढ़ के टन टन 5 सेकंड में सब कुछ खत्म। ठीक है, एक और मैं करा देता हूं आपको ऐसा, एक और आपको मैं ऐसा सवाल करा देता हूं कि ऐसा ढेर सारा सवाल आपको मिलेगा। एक और मैं आपको करा देता हूं। तो मैं अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 मोलर CaCO3 एक्वस सॉल्यूशन डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml फाइंड। क्या क्या आपको निकालना है? मोलारिटी पहला, लिख देता हूं, पहला मोलालिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3। ये दो चीज आपको निकालना है। 1 मोलर हमने CaCO3 एक्वस सॉल्यूशन दिया है, उसकी डेंसिटी भी दी गई है, आपको मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन बताना है। तो आप घबराइएगा मत, करो बस सेकेंडों का काम होता है। तो 1 मोलर का मतलब क्या हुआ पहले मुझे बताइए। तो 1 मोलर का सिंपली मतलब हुआ, इसका मीनिंग अगर हम लिखेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा 1 मोल CaCO3 सॉल्यूट CaCO3 कितने में? इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अगर कोई 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहा है, 1 मोल CaCO3 ले लिया और 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, तो सीधे सीधे 1 मोलर हुआ ना। मोलारिटी क्या होता है? मोल पर लीटर ही होता है। मोलारिटी का मतलब मोल पर लीटर, तो 1 मोल पर लीटर, इसका 1 मोलर का मतलब 1 मोल पर लीटर। उस तरह 2 रहता तो क्या होता है, मतलब 2 मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर एक है, तो 1 मोल 1 लीटर, ठीक है, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, चलो तो जल्दी बताओ, है ना। ये पांचों में कहा निकालना है, कैसे भी हो इन पांचों को निकालना है किसी भी क्वेश्चन में। तो देखो जरा डाटा हम लोग के पास क्या है, मोल आ गया पहले, देखो तो मोल 1 आ गया। वॉल्यूम 1 लीटर मतलब कितना आ गया? 1 लीटर या 1000 ml। डेंसिटी दी हुई है क्या? देखो तो डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml दी हुई है। तो वेट निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करोगे तो वेट कितना आ जाएगा? 1100 ग्राम। बताना बच्चे, 1100 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, 1100 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आ गया। हाँ। अब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो। तो अगर मोल पता है तो मोल बराबर क्या होता है? बोलो, वेट बटे मोलर मास। मोल तुमको पता है ना, CaCO3 का मोलर मास भी तुमको पता है। मोलर मास कितना पता है बताओ? 100 होता है CaCO3 का, होता है नहीं होता है CaCO3 का। तो वेट कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉलिड का? मोल इंटू मोलर मास 1 इंटू 100 बराबर 100 ग्राम होगा। तो वेट ऑफ सॉलिड 100 ग्राम आ गया। तो सॉल्यूशन 1100 सॉलिड 100, तो सोलवेट ऑटोमेटिकली 1000 ग्राम या 1 kg हो गया। अब देखो आपको निकालना क्या है? मोलालिटी। बस ये पांचों निकल गए ना, और ऐसा नहीं कोई बहुत मुश्किल होगा ना, फटाक से निकल जाता है पांचों। अब 1 सेकंड में मोलालिटी आएगी। मोलालिटी क्या होता है? मोल सॉल्यूट का कितना निकाले हो? 1। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने होता है? केजी में। कितना निकाले हो? 1 kg। 1/1 खत्म, एक लाइन में। अब ये क्या होता है? ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट 1 बटे में क्या होता है? मोल ऑफ सॉलिड प्लस मोल ऑफ सोलवेंट। अब सोलवेंट हमारा क्या है? 1000 ग्राम। तो मोल कितना आएगा? 18 से भाग दे दो। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सोलवेंट क्या हो गया? वाटर, H2O। और H2O का 18 क्या होता है? मोलर मास। तो वेट बटे मोलर मास करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 55.5 कटा के आ रहा है? नहीं आ गया। तो ये पांचों को आप निकालेंगे तो फटाफट 2 सेकंड में सब बन जाता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। अब एक आखिरी सवाल और मैं इस पर आपको करा दूं, है ना, बस हम लोग का ये खत्म हो जाएगा इंटर कन्वर्जन। एक आखिरी सवाल मैं करा दूं क्योंकि उस सवाल का बहुत यूज होगा, बड़ा ही यूज होगा। तो उस सवाल को भी मैं करा देता हूं। आप समझ गए होंगे कैसे कैसे अब करना है। उस सवाल का बड़ा यूज होगा तो उसको जल्दी से करा के खत्म करते हैं। तो देखो
हम लोग का क्वेश्चन आप देख लीजिए। 2 मोलर, स्मॉल m का जानते हो ना, मोलारिटी 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। 2m equals solution, 2 molar equals solution of glucose. Find mole fraction of glucose. ग्लूकोज का आपको मोल फ्रैक्शन बताना है बच्चा। ये जाना है, इसका यूनिट का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। और 2 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। मोलारिटी तो मोल फ्रैक्शन में चेंज करना है। एक लाइन बनेगा ये देखो। तो 2m का मतलब क्या होगा, मोलारिटी का यूनिट बताना है। 2m का मतलब होता है 2 मोल पर केजी, ये इसका यूनिट होता है मोलारिटी का 2 मोल पर केजी। यह इसका मतलब होगा 2 मोल ग्लूकोज और 1 केजी क्या हुआ, सोलवेंट कहो चाहे क्या कहो, वाटर कहो। 2 मोल ग्लूकोज 1 केजी सोलवेंट या वाटर, यही इसका मतलब होता है। बस खत्म हो गया, बन गया। अब बना ये सवाल, देखो कैसे बनेगा। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो देखो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, जरा मुझे बताओ। मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, 2। मोल ऑफ वाटर निकाल दो, तो मुझे बताओ 1 केजी सोलवेंट है ना, इसका 2 मोल का मतलब 2 मोल पर केजी या 2 मोल ग्लूकोज और 1 मोल सोलवेंट 1 केजी। तो वाटर का कितना आएगा बताओ, 1000/18, ये 55.5 आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की बात करोगे तो अपना मोल 2 और बटे टोटल मोल नीचे चाहिए होता है, सॉल्यूशन का मोल। तो हो गया, खत्म, बन गया। 2 बटे में 2 + 55.5, 2 बटे में 2 + 55.5 ऐसे होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन के भी सवाल आते हैं। तो बेसिक जो पार्ट था, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मीट क्या होता है, मैंने कवर वाले हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहले वेपर प्रेशर को डिस्कस करने वाले हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, तो पहले वेपर प्रेशर समझ लेते हैं क्या होता है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, अगर कोई भी हमने सोलवेंट लिया, हमारा सोलवेंट है, सोलवेंट सपोज हमने ले लिया H2O। तो जो H2O के सरफेस मॉलिक्यूल है, वो देखो जो यहाँ का मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ से जुड़ा है, लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो सिर्फ 3 तरफ से जुड़ा है। ऊपर कोई है क्या उसके, तो ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। इस मॉलिक्यूल ने पकड़ा, इससे पकड़ा, ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ये मॉलिक्यूल है, ये वाला, वो सिर्फ 3 तरफ से जुड़ा है, इधर से इधर से और इधर से। यानी सरफेस मॉलिक्यूल जो होता है वीकली बॉन्डेड होता है। अगर हवा चलेगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है एक्सटर्नल फैक्टर का, सरफेस मॉलिक्यूल को होता है। कोई भी चीज गिरेगा ऊपर से तो पहले सरफेस को डिस्टर्ब करते करते गिर जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, सरफेस मॉलिक्यूल जो वीकली बॉन्डेड होता है और एक्सटर्नल फैक्टर तो उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये थोड़ा सा भी जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये कहां चला जाता है, वेपर में चला जाता है, एटमोस्फियर में चला जाएगा। तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हम कहां चले गए, एटमोस्फियर, क्योंकि वीकली बॉन्डेड होते हैं। तो एनर्जी लेने के बाद इजीली कहां चले जाते हैं, एटमोस्फियर। अच्छा, चल ऊपर जाएंगे घूमेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, घटेगी। जब उनकी एनर्जी घटती है तो वापस से क्या आते हैं, नीचे आते हैं, टकराते हैं, तो उस वजह से कुछ और मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं। तो कुछ लोग नीचे से ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे आए। अल्टीमेटली क्या सेटअप हो जाता है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे जो ऊपर सरफेस के मॉलिक्यूल, इक्विलिब्रियम का मतलब जितने लोग नीचे गए उतने लोग ऊपर आ गए, जितने लोग ऊपर से नीचे तब तक नीचे से ऊपर पहुंच गए, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम पे जितना प्रेशर सरफेस का मॉलिक्यूल या एटमोस्फियर का मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पे लगाता है, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो हम कहेंगे इट इज प्रेशर अप्लाइड by molecules
of solvent which are in vapor phase on liquid surface at equilibrium. ये होता है कि प्रेशर अप्लाइड बाय मोलिक्यूल ऑफ सोलवेंट, मतलब जो सोलवेंट के मोलिक्यूल ऊपर चले गया और ऊपर से नीचे आ जब इक्विलिब्रियम पे कुछ मोलिक्यूल यहाँ फिक्स हो जाएंगे, जो प्रेशर वो लगाएंगे ये मोलिक्यूल जो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर। और हम कब डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम पे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा सोलवेंट का वेपर प्रेशर उसको हम पी नॉट से दिखाते हैं, पी नॉट। ये रिप्रेजेंटेशन है एनसीईआरटी में, पी नॉट से हम दिखाते हैं। पी नॉट हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ योर सोलवेंट, वेपर प्रेशर ऑफ योर सोलवेंट। और कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, तो सिर्फ दो ही फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, क्लियरली तुमको दिख रहा है ना, कि ये जो मॉलिक्यूल है इसीलिए चला जा रहा है क्योंकि बॉन्ड जो है मतलब वीकली बॉन्डेड है, तो क्लियर सी बात है बॉन्ड पे डिपेंड करेगा ही करेगा। बॉन्ड मतलब नेचर ऑफ लिक्विड, अलग अलग जो लिक्विड होता है, जो बॉन्ड होता है लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, पेट्रोल वगैरह में क्या होगा, वंडर वाल बॉन्ड होगा। तो किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड। और दूसरा डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर का हो या बेसिकली क्या हो, काइनेटिक एनर्जी। ये सिर्फ दो ही का फैक्टर होता है, सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ लिक्विड पे, और टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी बॉन्ड इसी वजह से कहां जा रहा है, वेपर में जा रहा है, ध्यान रखना आपको। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वेपर में चला जाएगा, या जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेपर में चला जाएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर, सिर्फ यही दो फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए हैं वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन। सोलवेंट की जगह हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर हम किसका पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन। और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग पीएस से दिखाते हैं, पीएस एनसीईआरटी का रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखिएगा। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन को हम कैसे दिखाते हैं, पीएस। तो अभी ये सोलवेंट था, उसमें मान लो हमने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये हमारा कुछ सॉल्यूट है, सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो सब सॉल्यूट है, ये सब क्या है, सॉल्यूट है, जहां तहां सॉल्यूट चला गया। अब तो ये सोलवेंट प्लस सॉल्यूट, अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन हो गया। तो देखो यार होगा क्या, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जहां तहां चले जाएंगे, तो जहां तहां जाएंगे तो सरफेस पे भी तो चले जाएंगे। अब जब सरफेस पे चले जाएंगे तो पहले हर जगह से क्या जा रहा था, मॉलिक्यूल क्या जा रहा था, वेपर फेज में जा रहा था। लेकिन अब यहां पे जब सॉल्यूट का मॉलिक्यूल चला गया तो अभी वेपर फेज में नहीं जा पाएगा। और ध्यान दीजिएगा मैं कैसे सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल, उड़ने वाला नहीं है, वैसे सॉलिड की बात कर रहा हूं, जैसे पानी में शुगर है NaCl डाल रहा हूं, इस तरह से। तब तो सरफेस पे जब ये चला जाएगा, हर जगह जाएगा तो सरफेस पे भी जाएगा। तो जब सरफेस पे चला जाएगा तो सीधी सी बात है यहाँ के मॉलिक्यूल नहीं जा पाएंगे, या सरफेस एरिया घटा देगा। तो क्लियरली सॉल्यूट जो है डिक्रीज सरफेस एरिया, हेंस वेपर प्रेशर डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या है, घट जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज, है ना। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू
नॉन वोलेटाइल सॉलिड टू एडेड टू सॉल्वेंट, है ना। तो जब भी सॉलिड ऐड करेंगे तो सरफेस एरिया घट जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होता है, घट जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, है ना। सॉलिड क्या करता है, ये एरो का मतलब डिक्रीज है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ना। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है सोलवेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम क्यों होता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। तो ये तो आपको पता है कि जो पीएस होगा, जो हम लोग का पीएस होगा वो लेस होगा। पीएस जो होगा वो लेसर देन क्या होगा, पी नॉट। और मैं पीएस बता चुका हूं सॉल्यूशन का प्रेशर, और पी नॉट भी मैं बता चुका हूं सॉल्वेंट का प्रेशर। लेकिन होगा कितना, दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, इसी को राउल्स ने बताया था। किसने बताया था, राउल्स। तो राउल्स ने कहा कि जो पीएस होगा दैट इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स सोलवेंट। एक्स सोलवेंट ये जानते हो ना, दिस इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। यही कौन सा लॉ है, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, दिस इज राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ है। राउल्स, ठीक है ना। तो जो हमारा क्या होता है, सोलवेंट का जो हमारा प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जरा मुझे बताइए, ठीक है ना। तो हमने देख लिया है कि राउल्स लॉ हम लोग का क्या होता है। तो सोलवेंट का जो प्रेशर होता है, जो सॉल्यूशन का प्रेशर है, ये है सॉल्यूशन प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किसका है, ये सॉल्यूशन। और ये हमारा किसका वेपर प्रेशर है, सोलवेंट। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये राउल्स लॉ यहाँ भी होता है ना, राउल्स लॉ, यही राउल्स लॉ होता है, ठीक है, राउल्स लॉ, ठीक है। यही हम लोग डिस्कस किया। अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यह क्वेश्चन हम लोग पहले इस पे पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है बच्चा। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे करा देता हूँ। तो आप टर्म याद रखेंगे, राउल्स लॉ क्या होता है ये भी याद रखेंगे, और टर्म जो है वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन फटाक से करा दे रहा हूँ जल्दी से। क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन मेरा यही है कि 18 लेते हैं, 18 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 36 ग्राम of H2O having P0H2O, P0 क्या होता है, प्योर प्रेशर, having P0H2O 400 torr, ये यूनिट होता है torr, torr is unit of pressure, 400 torr, find PS, PS में ऑलरेडी बता चुका हूं, PS का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इसको, PS बराबर क्या होता है, P0 एक्स सॉल्वेंट। तो PS हम लोग को पता करना है, तो PS को हम PS छोड़ दिए, P0 हमारा कितना होता है, ये 400। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी दैट इज ए मोल ऑफ सॉल्वेंट हो गया, और साथ में मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो दिस इज मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यूरिया का आप जानते ही हैं मोलर मास 60 होता है, तो 18/60 ये हो गया सॉल्वेंट का, ये हो गया सॉल्यूशन का। तो सोल्व कर रहे हैं 400 इंटू 2/2.3 ये होगा, यही सोल्व कर लोगे 400 होगा। सोल्व कर लोगे आंसर हमारा आ जाएगा PS। समझ गए नहीं समझ गए बच्चे, ठीक है। और उसमें थोड़ा और आगे तक मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, है ना, एक टोटल और डिराइव कर दूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे फटाक से, तो जल्दी से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं। हमने डिस्कस किया था PS बराबर क्या होता है, P0 इंटू एक्स सोलवेंट, ठीक है ना बच्चा। तो आपको ये पता है कि जो
सोलवेंट का और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, आप लोग जानते होंगे। तो हम कहेंगे 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट और सोलवेंट दोनों को जोड़ने पे मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट प्लस सॉल्यूट 1 होता है। मैं लिख दे रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज 1। मैंने लिखा सॉल्यूट प्लस सोलवेंट 1 होता है, तो वहां से मैंने सॉल्यूट में इसको चेंज कर दिया। तो थोड़ा इसको अरेंज कर लो तुम लोग बच्चा आगे पीछे। तो यहां से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है वो हमारा आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। और पी नॉट माइनस पी एस को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग कितना घट गया, मान लो 400 था, घट के 390 हो गया। तो 400 माइनस 390 करोगे तो कितना आएगा 10, जो है उसी को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, ये जो पूरा टर्म है पूरा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट है ना, घटा कितना 10, कितने में से 400 में से। मान लो ये है 400, घट के हो गया 390, तो घटा कितना 10 बटे 400, मतलब 10 बटे 400 के रिलेटिव ना होगा, 400 था उसमें से 10 घट गया। तो ये पूरा टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको बोला जाता है। और ये सीधे सीधे किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ध्यान रखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये होता क्या है तो आप समझना है, ठीक है बच्चे। अब ध्यान रखना, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और पी नॉट माइनस पी एस को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल इसमें हम करा देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो स्मॉल क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। एक स्मॉल क्वेश्चन मैं करा देता हूं, घबराना नहीं, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। 18 grams of glucose added in 36 gram H2. If PS 390 torque, find क्या क्या आपको बताना है, फाइंड। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा आपको बताना है पी नॉट। पी नॉट जानते हैं ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दो चीज आपको बताना है, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूं है ना कि रिलेटिव, अब हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, ये हमारा होता है एक्स सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये होता है कि नहीं होता, मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले ये अगर मोल 18 ग्राम है तो आप मोल ऑफ ग्लूकोज यहां से निकाल लो जल्दी से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए मोल तो चाहिए। तो मोल ऑफ ग्लूकोज यहां से कितना आएगा बताइए, मोल ऑफ ग्लूकोज आएगा 18/180, दिस इज पॉइंट। अच्छा, ये पानी दिया है तो मोल ऑफ पानी भी निकाल लो, मोल ऑफ H2O निकाल लो, मोल ऑफ H2O तो हो जाएगा 36/18 बराबर 36/18 बराबर 2। तो ये हमारा उसका भी आ गया या पानी का भी आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट 0.1 बटे मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1/21। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग एक लाइन में आ गया है। अब हमको चाहिए पी नॉट, तो हम यहां से सोल्व कर सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग जो हमारा होता है ये भी होता है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। ये भी होता है कि नहीं होता है, पी एस कितना दिया हुआ बताओ 390। तो यहां से पी नॉट निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। सेकेंड अप्रोच भी होता है, सेकेंड अप्रोच, वहां से हम लोग सोल्व कर सकते हैं कि पी एस बराबर पी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट यहां से हम कर सकते हैं। तो पी एस कितना 390, पी नॉट कितना हमें पता करना है
और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 माइनस सॉलिड, ऑलरेडी हम बता चुके हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड 1/20। तो यहां से सोल्व करोगे तब भी आ जाएगा, दोनों जगह से एक ही आएगा। तो दोनों में से कैसे भी तरीके से तुम सवाल को सोल्व कर सकते हो, ठीक है, सवाल को सोल्व कर सकते हो। इसमें मैं सोच रहा हूं एक आध सवाल और करा दूं आपको, एक आध सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एक सवाल और मैं आपको करा दूं इस पर, उसके बाद तब मैं 1-2 सवाल और करा दूंगा आपको मैं, उसके बाद तब मैं आगे चलता हूं। एक आध सवाल और मैं करा दूंगा आपको, तब मैं आगे चलता हूं, ठीक है ना बच्चा। तो ये सिंपल सिंपल सवाल आता है। तो उससे पहले आपको मैं हमें डिफाइन कर दूं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में डिफाइन कर दूं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बॉइल करा, बॉइल करने के बाद पूरी तरह से वेपर में चेंज हो जाए। वेपर में चेंज हो जाए मतलब वो क्या बन जाए, एटमॉस्फेयर बन जाए, है ना, या वहां प्रेशर कितना हो जाए 1 हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज टेम्परेचर वेपर प्रेशर बिकम 1 atm और 760 और। तो ये आपको ध्यान देना है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर 1 atm या 760 टॉल होता है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहे और वहां पे वेपर प्रेशर न दिया रहे तो वहां पे आप इसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव लोडिंग इज 2% फॉर aqueous solution of urea, for aqueous solution of urea, what weight of urea present in 180 gram H2O? What weight of urea present in 180 gram H2O? तो देखो क्वेश्चन अच्छे से समझो, मैं क्या कर रहा हूं, एट 100 डिग्री रिलेटिव लोडिंग इज 2% और aqueous solution of urea. What is weight of urea present in 180 gram of water solution? तो ध्यान, पहले कुछ इसमें तो मैं केवल मैंने आपसे वेट ऑफ यूरिया ही पूछा, बट इस सवाल में और भी कुछ एग्जाम में पूछ सकता था। तो पहले ध्यान दीजिए, 100 डिग्री का मतलब हो गया P0H2O कितना हो गया 760 टॉल, क्योंकि है बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर 760 होता है। अच्छा, रिलेटिव लोडिंग जो आपका है वो कितना है 2%। अगर 2% रिलेटिव लोडिंग, और पहले बता चुका हूं ये हमारा होता क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो अगर परसेंटेज को हम हटाएंगे तो दैट इज हमारा 0.02 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि परसेंटेज को जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से हम डिवाइड करते हैं। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि रिलेटिव लोडिंग क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो कभी भी परसेंटेज में अगर दिया रिलेटिव लोडिंग तो समझ लीजिएगा ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। अगर किसी ने आपसे, तो अगर यहीं पे अगर ऐसे है तो मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का कितना हो जाएगा आप बता दीजिए। तो 1 माइनस सॉलिड बराबर 0.98, ये सोलवेंट का हो गया, हुआ कि नहीं? अगर कोई यहीं पे अगर आपसे पीएच जानना चाह रहा है, पीएच, तो पीएच कितना हो जाएगा P0 इंटू एक्स सोलवेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, तो 760 इंटू 0.98, खत्म। बन गया कि नहीं बन गया बताइए? सीधे सीधे को सब फटाफट में बताता चल रहा हूं, ठीक है। अब इसी में आपको जो निकालना है उस पार्ट को फिर मैं चलता हूं। हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट वेट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ H2O। तो पहले आप मोल ले लीजिए, मोल ऑफ H2O निकाल लीजिए, क्योंकि बार बार का हम वेपर प्रेशर में मोल की जरूरत पड़ती है। तो मोल ऑफ वाटर 10 आ गया, मोल ऑफ यूरिया को तुम मान लो x मोल, यूरिया कितना मान लो x मोल, दिया नहीं है तो एक मोल मान लेते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का या मोल फ्रैक्शन ऑफ जो यूरिया है वो कितना हमारा दिया है 0.02, और बराबर होगा क्या मोल ऑफ यूरिया बटे में मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से x निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ? अगर तुम x एक बार निकाल लोगे तो वेट ऑफ यूरिया नहीं निकल जाएगा। वेट ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, मोल
और बटे मोलर मास कितना होता है 60, मोल निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, वेट ऑफ यूरिया आ जाएगा। तो इस तरह से छोटे मोटे सवाल हमारे इस पे आते हैं, और अगर आएंगे तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। ठीक है ना बच्चे, वो आप लोग समझ गए होंगे। और इसको मैं हटा देता हूँ, मैं आगे और डिस्कस कर लेता हूँ इसी में फटाक से। फॉर टू वोलाटाइल solution of two volatile component solution of two volatile component, दो volatile component का solution। जैसे इसमें हमारा वाटर भी है और साथ में ROH अल्कोहल भी, वाटर भी है अल्कोहल भी, ये दो लोग हैं। अब जब वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो दोनों लोग जाएगा, दोनों उड़ेंगे। यहाँ जो वेपर होगा उसमें कौन कौन रहेगा बताइए, H2O भी रहेगा और साथ में कौन रहेगा, दोनों वोलेटाइल है, दोनों उड़ेगा, अल्कोहल भी ऊपर में रहेगा। तो यहाँ पे जो पीएस होता है, पीएस यानी सॉल्यूशन प्रेशर, वो हमारा क्या होगा P0H2O इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। है ना उठला है कि भाई कोई भी चीज अगर सॉल्यूशन का प्रेशर लेंगे तो सॉल्वेंट का प्रेशर साथ में उसका मोल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ दोनों लोग प्रेशर में है ना। ये तो वाटर का इतना प्रेशर हुआ, अल्कोहल भी तो है, अल्कोहल भी तो वेपर है, तो उसका प्रेशर भी तो निकालेंगे, तो उसका कितना हो जाएगा P0 ROH और साथ में XROH। फिर दो कंपोनेंट के लिए हुआ। इसी तरह अगर मल्टी कंपोनेंट वोलेटाइल रहेंगे तो डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो इसी हिसाब से हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग का टू वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए हो गया। ठीक है, इस पर हम लोग एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सिंपल सवाल मैं करा, फिर मैं आगे चलता हूं जल्दी से, गलती हम लोग को करना नहीं है। तो चलिए, मैं यहां क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि हमारे पास 36 ग्राम ऑफ H2O, P0 H2O 400 टॉल and 46 gram of C2H5OH present in solution if P0 C2H5OH, ये C2H5OH है यार, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा क्या आपने लिख दिया। C2H5OH इथेनॉल is 500 टॉल, फाइंड PS आपको बताना है। ठीक है, PS और हम लोग सोल्व करते हैं, क्योंकि एक ही फार्मूला उसी से हम लोग को सोल्व करना है। PS बराबर क्या हो जाएगा, P0 H2O मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, P0 C2H5OH मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, है ना फार्मूला, इसी से हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसी से अप्रोच करेंगे। तो चलो PS हमको निकालना है। P0 H2O दिया कितना आता है जल्दी से 400। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो मोल ऑफ वाटर 36/18 अपना अवटेबल सॉल्यूशन, तो दोनों का मोल लेना पड़ेगा, इसका भी लेना पड़ेगा और साथ में इसका भी लेना पड़ेगा। C2H5OH का मोलर मास क्या होता है 4060 होता है, तो घटा लो 2 2 1 प्लस P0 ये होता है, तो इसका प्रेशर कितना है 500 है, देखो कंफ्यूज मत करना तुम, 500 इनटू मोल फ्रैक्शन, तो अपना मोल 46/46 दैट इज 1, वाटर का 36/18 प्लस 46/46 घटा लिया तो 211, तो कितना आ जाएगा बच्चा 400 इंटू 2/3 प्लस 500 इंटू 1/3, सोल्व कर लेना है, हो जाएगा।
सोल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाएगा, तो सोल्व करना आपकी जिम्मेदारी, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी में एक और चीज पढ़ लेते हैं, वेपर कंपोजिशन डिटर्मिनेशन। वेपर कंपोजिशन का डिटर्मिनेशन हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। वेपर कंपोजिशन डिटर्मिनेशन, वेपर कंपोजिशन डिटर्मिनेशन वेपर कंपोजिशन डिटर्मिनेशन। अब वो कैसे हम लोग करेंगे मैं आपको बता देता हूं, यहां तक हम लोग पढ़ लेते हैं इसे। तो मान लीजिए हमारे पास दो वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी, और जो उसका लिक्विड में मोल फ्रैक्शन होगा इसका एक्स ए एंड एक्स बी, ये मोल फ्रैक्शन है। अब जब यह वेपर में जाएगा यहाँ पे, तो वेपर में तो दोनों रहेगा ना, वेपर में भी यहां दोनों रहेगा, ए भी रहेगा एंड बी भी रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों उड़ेंगे। मान लेते हैं यहां पे वाई ए एंड वाई बी, ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर। ठीक है, तो अब चलिए मुझे बताइए हम लोग पीएस बराबर क्या लिख सकते हैं। पीएस बराबर हम लोग लिख क्या सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट एक्स ए इंटू पी नॉट बी एक्स बी हमारा पीएस हो जाएगा, पहला राउंड ला हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये वेपर है, तो वेपर के कंपोजिशन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ आप लोग जानते हैं। डाल्टन्स लॉ कहता है कि टोटल पार्शियल प्रेशर, मान लो यहाँ पे ए का जो पार्शियल प्रेशर वो ए है, ये जो ए, ये पी नॉट ए प्योर प्रेशर है, और ए क्या है, ये क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वेपर, और यहाँ टोटल प्रेशर हमें बताइए कि टोटल प्रेशर क्या है, पीएस है। तो डाल्टन्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बराबर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, लेना है डाल्टन्स लॉ। टोटल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अच्छा ये ऊपर जा कितना रहा, यही ना है, यही ना पीए है, इतना ही ना है, ये पी नॉट ए प्योर प्रेशर है, और उसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, ए का प्रेशर जो ऊपर जा रहा है, ये क्या है, बी का प्रेशर जो ऊपर जा रहा है, और यही दोनों जोड़ के क्या है, पीएस के बराबर। और पीए कितना होगा, डाल्टन्स लॉ से। तो हम दोनों लॉ को अगर हम कंबाइन कर देंगे, डाल्टन्स लॉ, और ये कौन सा है, रावर्ट्स लॉ, दिस इज रावर्ट्स लॉ। डाल्टन्स लॉ और रावर्ट्स लॉ को कंबाइन करेंगे तो हम यहां से रिलेशनशिप बना सकते हैं, पीएस इंटू वाई ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स। ये हमारा प्रेशर है कौन से लॉ से, डाल्टन्स लॉ से, और ये कौन से लॉ से है, रावर्ट्स लॉ से। एंड एक और रिलेशनशिप क्या बना सकते हैं, पीएस इंटू वाई बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स। तो ध्यान देना, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर, पार्शियल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन कहां पे है, लिक्विड में है, और साथ में प्योर प्रेशर। तो ये दोनों रिलेशनशिप है जो कहां कहां से बन के आया है, जरा मुझे बताइए, है ना, ये कहां कहां का रिलेशनशिप है, जरा मुझे बताइए। इसको और ऊपर लिख दे रहा हूं, ये पीएस इंटू वाई ए बराबर पी नॉट ए इंटू, यही दोनों रिलेशनशिप है जो रावर्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ से मिला के आ रहा है, ये दोनों और ये दोनों। तो यही रिलेशनशिप से हम फटाफट क्या निकालेंगे, वेपर कंपोजिशन निकालेंगे। तो एक सवाल मैं इस तरफ करा दे रहा हूं आप लोगों को, एक सवाल मैं करा दे रहा हूं ताकि आप लोग वहां पे फटाफट कर लें। एक सवाल मैं करा दे रहा हूं, एक सवाल मैं इस पर भी करा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन हम लोग का 2 मोल ऑफ ए पी नॉट ए 400 एंड 3 मोल ऑफ बी पी नॉट बी 600 आर टेकन, आर प्रेजेंट in solution, are present in solution. Find mole fraction of A in vapor, मतलब YA बताना है, क्या बताना है, YA। तो क्वेश्चन
हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। पहले फिगर बना के आपको हम समझा दें, थोड़ा बेटर फीलिंग आपको आ जाए। तो फिगर में ही आपके पास कह रहा है कि ए जो है उसका 2 मोल है, बी का है 3 मोल, और पी नॉट ए जो है दैट इज आपका है 400, और पी नॉट बी जो है वो आपका है 600। और यहां जो वेपर बन रहा है, वेपर, इसमें ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों जाएगा। तो यहीं पे आपको वाई ए बताना है, वाई ए कितना होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं कहा कि राउथ लॉ तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे सॉल्यूशन में। तो राउथ लॉ के लिए मोल फ्रैक्शन तो पहले एक्स से निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, लेट इट डू बाई 5 होगा ना अपना, मोल ऑफ ए बटे मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। फिर एक्स बी हम निकाल लेते हैं, एक्स बी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी बटे मोल ऑफ ए प्लस बी 5। अब हम लोग राउथ लॉ और डाल्टन लॉ को एक साथ लगा देते हैं। तो जो अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा है, पी एस इंटू वाई ए बराबर पी नॉट एक्स ए इंटू पी नॉट ए इंटू एक्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बस लगा दीजिए रिलेशनशिप, है ना, आप लगा दीजिए, है ना। और पी एस आप चाहिए तो निकाल सकते हैं। पी एस बराबर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहां से आप पहले पी एस निकाल लीजिए। तो 400 इंटू 2/5, 600 इंटू 3/5, तो ये कटा लेंगे आप, ये भी कटा लेंगे। अब यहां से कितना आ जाएगा, 80 आएगा, 80 160 प्लस यहां से कितना आएगा 120 360। देखो ये 520 आ गया, 520 देखो आ रहा है ना, ये हम क्या करेंगे 520। तो तुम अप्रोच कर सकोगे तो ये हो जाएगा 520 इंटू वाई है, पी नॉट ए तुमको पता ही यहीं से बढ़ रहा है 400 2/3 असल 2/5 2/5 सोल्व कर लो, आ जाएगा वाई यहां से फटाक से, वाई फटाक से तुम्हारा आ जाएगा 800 बटे में 5 इंटू 520, कटाव डालो गुना भाग करो, आ जाएगा वाई। देखो वाई आ गया तुम्हारा। एक अप्रोच तो ऐसे आ गया, एक मेथड समझ गया ना, वाई निकाल के कर लिया। कई बार क्या है, वाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच, आपको पीएस निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ता पीएस निकालने का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है। तो आप ए के लिए लिखना, वैसे बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीएस इंटू वाई बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, क्योंकि कई बार एग्जाम में रेशियो दिया जाता है, तो न लगे तो बस लिख के भाग दे तो कोई भी सवाल बन जाए। तो यहां कटा गया, ये तो गया। और वाई को वाई है नीचे वाई भी है, तो इसको क्या कर सकते हो 1 माइनस वाई, मैं बताया हूं हमेशा मोल फ्रैक्शन का जोड़ 1 होता है, तो हो जाएगा वाई है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस वाई है। और ये है 400 600 2/5, और इधर क्या हो जाएगा 3/5। तो 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे ये 2 और ये 3 आ जाएगा। यहाँ से क्लियरली दिस इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं वाई है 1 माइनस वाई है बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4 और बटे में 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 9y है बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4y। अब देखो यहां से y नहीं निकाल दोगे, 4 माइनस 4y है, यहां से y निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे आप लोग, ठीक है ना। यहां से y निकाल लो, जो यहां से आंसर आएगा वही यहां से आंसर आएगा। तो 2 तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया है, और अगर ऐसा सवाल आएगा तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे जैसे हमने बताया, ठीक है।